सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी सभी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं, हमें क्या पड़ी है डालने की, हम भी इस मौसम का, इस हवा का आनंद ले सकते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाए, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का और उम्मीदों का पैसा उस पर लगाए ना, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो, भैया क्या ले लिया, काश इस गाड़ी के बारे में पहले पता होता। ऐसे बहुत सारे दुख दर्द मिट जाते हैं हमारी वीडियो देखने से। उसी तरीके से आज हम चैनल पर ओनरशिप रिव्यू करने वाले, सामने खड़ी दी ऑल न्यू टाटा कर्व ईवी का। ये कार इंडिया टूर पे चली है, बहुत जगह ये घूम चुकी है, प्लेन्स पे, पहाड़ों पे। इसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या रही, इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल है या नहीं, और क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या अच्छी बातें ओनर को इसमें लगी, सारी बातें जानने के लिए। तो सारी बातें जानने के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई सचिन रोज जी का। रोज जी को मैं बहुत परेशान ऑलरेडी कर चुका हूँ, 15 मिनट और तो कैसे हो भाई? सभी को मैं बढ़िया पारस भाई। हाँ जी, रोज जी स्पेशल रोहतक से आए हैं हमारे पास पानीपत, और हम इनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। जी मैं आपका हूँ। हाँ, तो सारी बातें करते हैं आपके लिए। शुरू करते हैं इस बात से कि सचिन भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, ईवी तो बाद की बात है, उसमें पहले ईवी चूज़ करना, फिर ईवी में भी इतनी सारी है। MG एक से एक कार निकालता है ईवी, फिर टाटा निकालता है, अब महिंद्रा ने भी अपनी ईवी इतनी लेजेंडरी कार्स दे दी। तो सारी चीज़ों में सारी कंफ्यूजन क्लियर करते हुए टाटा कर्व ईवी कैसे ले पाए? थैंक यू बडी, हेलो कर दो सबको। तो टाटा कर्व ईवी कैसे ले पाए, क्यों ले पाए, पहले यही जानना है। अच्छा पारस भाई, देखो मेरा जो बजट जो मैं मार्केट में लेके चला था जब गाड़ी ले रहा था, तो 18 से लेके 20 तक का था। 18 तक ही मानो, 20 तो बस मैंने एक्सटेंड करना था, समझ रहे हो, 2 लाख जो एक्स्ट्रा था। मैंने सोचा था या तो स्कॉर्पियो का बेस मॉडल, या फिर थार रोक्स का, उसका कौन सा आता है, MX-3 आता है। हाँ जी, हाँ जी। जो सेकंड बेस वेरिएंट है वो लेके चला था। फिर मेरे बड़े भाई हैं जो ताऊ के लड़के, उन्होंने ले ली उसके MG विंडसर ईवी। ओके, घर में ईवी आ गई। घर में ईवी आ गई, ठीक। तो उसका जब मुझे रनिंग कॉस्ट पता चला, उसका ड्राइविंग कंफर्टेबिलिटी पता चली मुझे, तो मुझे ये लगा कि मैं क्यों ना ऐसा कोई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को स्किप कर लूं, क्योंकि वो फिर घर से बाहर निकालने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरी रनिंग है ज़्यादा। अच्छा, फिर मैं आया फिर ईवी गाड़ियों की तरफ। ठीक, ईवी गाड़ियों में मैंने देखी नेक्सॉन ईवी। फिर मुझे लगा फिर वो वही सेम डिजाइन है, कुछ नया नहीं है, सेम चाबी है, सेम फीचर्स हैं, और सबके पास भी है। सबके पास भी है। और जहाँ से मैं हूँ वहाँ ईवी में टाटा कर्व ईवी सिर्फ मेरे पास है, जितना मुझे अभी तक का पता चला है। 14 फरवरी को मैंने ली थी, मैंने कहीं रोड्स पे देखी नहीं, और मैं इसको खूब चलाता हूँ। इवन मेरे पास स्कूटी है, अभी तक निकली नहीं है जब से 14 फरवरी के बाद ये आई है। हाँ भाई, रनिंग कॉस्ट इतनी कम है, स्कूटी कोई क्यों चलाएगा, कैसे चलाएगा? तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ईवी ले ली। जी, ईवी ले ली। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप भी ईवी चला के देखो, तो क्या पता पेट्रोल डीजल को भूलते हुए भाई की तरह आप भी ईवी ले आओगे। जी, कुछ चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका, इजीली हो जाएगा। हाँ जी। तो ये एग्जैक्टली टाटा कर्व का कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा, बताने से पहले पानी पी लीजिए। देखिए, ये है टाटा कर्व अकम्प्लिश्ड प्लस S 45 किलोवाट वाला वेरिएंट। ठीक है। ये इसका 19,29,000 रुपये एक शोरूम था, उसमें टोटल मुझे 20,30,000 रुपये का पड़ा है ये। RTO इंश्योरेंस वगैरह देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिया नहीं था, कुछ एक्सेसरी में सिर्फ 2 ही चीज़ ली थी, रूफ रेल्स और स्पॉइलर, बस, और कुछ नहीं लिया मैंने। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका 45 किलोवाट वाला वेरिएंट लेते हो, लगभग 20 लाख का मोटा मोटा पड़ता है। अकम्प्लिश्ड प्लस S ये लिया है। इसमें एक और वेरिएंट आता है, वो आता है 55 किलोवाट वाला। जी, उसमें क्या होता है, इससे थोड़ी ज़्यादा पावर निकालता है। आप पानी पी लीजिए। पी लिया जी मैंने। इससे वो थोड़ी ज़्यादा पावर निकालता है, यानी कि 165 bhp उसकी मैक्सिमम पावर है जी। टॉर्क उसकी 215 है। इधर इस वाले वेरिएंट को लेते हो 45 किलोवाट में, तो यहाँ पे आपको 148 bhp की मैक्सिमम पावर, और टॉर्क आई थिंक सेम ही है। सेम है। लेकिन क्या होता है कि इसमें रेंज आपको 430 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, और उसमें आपको 503 किलोमीटर की रेंज मिलती है। मतलब 70-72 किलोमीटर कंपनी के अकॉर्डिंग वो कार ज्यादा लगती है। वैसे वो इससे कितनी महंगी थी अगर 55 किलोवाट वाला वेरिएंट ले लेते तो? सेम वेरिएंट में अगर मैं लेता तो 80,000 रुपये महंगी थी। मात्र 80,000 रुपये में 70 किलोमीटर पर डे एक्स्ट्रा चल जाती जी। 70 किलोमीटर नहीं चलती भाई, वो प्रैक्टिकल में तो उसका 50 किलोमीटर निकलती है। सारी बातें जानेंगे, कितनी माइलेज देती है कितनी नहीं। पहले ये बता दो, आपने ले लिया अकम्प्लिश्ड प्लस S, हमें देख के कोई और भी ले लेगा, मिलता क्या क्या है? अकम्प्लिश्ड प्लस S क्यों लिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्या क्या आपको मिल गया। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अकम्प्लिश्ड इससे एक कम वेरिएंट है,
उसमें मुझे 55 किलोवाट की बैटरी पैक्स मिल रहा था सेम प्राइस में। सेम प्राइस में 55 किलोवाट वाली मिल रही थी, छोटा मॉडल। जी सॉरी, हाँ छोटा मॉडल मिल रहा था। वो अब मैंने इसमें अकम्प्लिश प्लस एस एक वेरिएंट बढ़ा दिया, बैटरी कम कर दी। क्यों? क्योंकि फीचर्स कौन कौन से काम के थे, फीचर ले लिए मैंने। ऑटो हेडलैम्प्स, रेंज सेंसिंग वाइपर्स, ठीक है, पैनोरामिक सनरूफ, ठीक, वायरलेस चार्जिंग, सबसे मेन 360 डिग्री कैमरा। कहने का मतलब 20 लाख की गाड़ी में आदमी को क्या चाहिए होता है, यही कुछ चाहिए होता है। पैनोरामिक सनरूफ मिल गया, 360 डिग्री कैमरा मिल गया, वायरलेस चार्जर मिल गया, ऑटोमेटिक एसी तो मिलता ही है, एलॉय व्हील्स मिल गए जी। और यहाँ पे आपको टॉप वेरिएंट वाली समहाउ लाइट्स मिल गई, जिसमें प्रोजेक्टर भी है, रिफ्लेक्टर भी है, और कनेक्टिंग यहाँ से लाइट्स फ्रंट और रियर भी इसकी कनेक्टिंग टेल लाइट मिल गई। मतलब सारा कुछ ही मिल गया, रह क्या गया? सिर्फ वो जो रहता है ऐसी चीजें हैं, डास रह गया, मुझे नहीं चाहिए था। ठीक, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स रहती हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। और वेंटिलेटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स वो मुझे चाहिए थी, लेकिन 80,000 रुपए भी नहीं लगाने थे। मतलब ये वेरिएंट लेते हो तो मैं इसको वैल्यू फॉर मनी बोलूं कि वैल्यू फॉर मनी यही रहेगा। ये हायर वैल्यू फॉर मनी है, जिसने इतना पैसा लगाना है उसको इसमें सब कुछ ही मिल रहा है। थोड़ा सा इंटीरियर सबको दिखा देते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए गाड़ी को, पीछे से भी आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। काट पीट के सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक क्वेश्चन यूट्यूब पे भी काफ़ी वायरल है और कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है कि इस कार में जो एंट्री होती है ना, एंट्री, अब जैसे मैंने इस कार को अनलॉक कर दिया, ये बाहर नहीं निकले जी, ये यहाँ से मैं ऐसे पुश करूँगा, अब निकलेंगे। तो ये आपको अनोइंग लगे कि इजी लगे? अभी क्या है ना, मुझे हो गई आदत, ये अनोइंग लगेगा नए बंदे को। और घर वालों को, आपके घर वालों को शुरुआत में हुई दिक्कत, अभी तो कोई छोटा बच्चा भी है ना, वो आराम से कर लेता है। अच्छा, समझ रहे हो? मतलब ये फर्स्ट इन सेगमेंट चीज़ है जो अभी बुरी लगती है, पर आने वाले टाइम में सभी गाड़ियों में मिल जाएगी। हाँ जी, आदत हो जाएगी इस चीज की। यूनिक भी है। नेक्सॉन का मैंने बताया ना क्यों छोड़ा, वो सेम सा ही था, इसमें कुछ चीजें यूनिक थी। एक तो सबसे बढ़िया की चाबी, हाँ चाबी, इसमें नई चाबी मिल गई है। टाटा से सबको शिकायतें होती थी, वो मोटी सी चाबी देते थे। हाँ जी, चाहे वो सफारी ले लो, हैरियर ले लो, अब यहाँ पे नई चाबी आ गई। अब इसका फ्रंट लुक तो आपको पंचीवी जैसा लग सकता है, लेकिन इसके रियर लुक्स एक्चुअल में भाई वो लैम्बोर्गिनी उरुस से इंस्पायर्ड हैं, कहीं ना कहीं लगते भी हैं भाई। सही बात है। और इसका तो भाई मैंने एक स्पॉइलर ऐसा लगवाया था, उससे काफी लुक एनहांस थे इसके। ये देखो इसकी रियर लुक्स है, और ये भाई का चैनल है जिसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, और उसमें ये भी बताने वाला हूँ क्या क्या इंडियन ट्रिप्स रह गए हैं, और वहाँ पे एक नई चेन चली है जो अभी भाई हमें एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ इसके रियर लुक्स होते हैं। यहाँ पे स्पॉइलर कंपनी ने नहीं दिया था भाई, जो कंपनी से ही लगवाया था मैंने, एसेसरी में 6,000 रुपए का लगा था वो, लेकिन वो उखड़ गया। मैं मनाली ट्रिप से जब आया ना, उन्होंने अच्छे से नहीं लगाया इसलिए उखड़ गया कि आपने कुछ कांड? मैंने कुछ नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अपने आप ही उखड़ा है, लेकिन कंपनी ने बोला है कि वो लगाएंगे अब दोबारा। वो तो उन्हें लगाना पड़ेगा, नहीं वो भाई हर चीज की हाँ कर देते हैं। टाटा में आपको हर चीज की हाँ मिल जाती है, हर चीज की हाँ। मैं वही देख रहा हूँ, लोग कमेंट्स में करते हैं टाटा ले ली तो रोना पड़ेगा, लेकिन भाई मैं कुछ भी बोल दूं ना, डीलरशिप के पास कर दूं, वर्कशॉप के पास फोन कर दूं, मैं एक ही बार में कर देंगे। हाँ सर ये दिक्कत है, अभी कर देते हैं, ले आओ सर। मतलब एक ही चीज की, या तो आपकी चलती बहुत है, या फिर आप में टैलेंट बहुत है कि किसी से भी काम करवा सकते हो। भाई पारस पता नहीं क्या चीज़ है भाई, मुझे जो डीलरशिप मिली अभी तक की तो बेस्ट लग रही है मुझे इसकी डील, क्योंकि हमारे पास टाटा नहीं थी पहले, मैंने और गाड़ियाँ भी चलाई। इससे पहले मेरे पास ग्लेंजा थी, भाई बलिनो, टोयोटा की तरफ से ग्लेंजा आती है, वो थी। उसके बाद मैं सिर्फ ये आया हूँ टाटा पे। लोगों ने काफ़ी बोला, उन घर वालों ने भी बोला कि भाई टाटा की तरफ मत जा, रुला देते हैं। हाँ। अभी तक तो रोया नहीं हूँ भाई मैं, इसकी रनिंग काफ़ी कर चुका। अच्छा, एक कार की डिलीवरी ली तो कहते हैं कि टाटा की कार बिना पीडीआई के लेनी नहीं चाहिए, फिट एंड फिनिशिंग को बहुत इश्यूज मिलते हैं। आपकी कार में फिट एंड फिनिशिंग, आप थोड़े इन्फॉर्म्ड हैं, देख के ही ली होगी, फिट एंड फिनिशिंग को लेके कोई इशू मिला था? भाई देखो, ये मैं वेल अवेयर्ड हूँ इस चीज़ से कि भाई इनके फिट एंड फिनिश थोड़ा सा ये हो सकता है, पैनल गैप्स आपको कहीं ना कहीं से ज़्यादा लग सकते हैं, वो है इस गाड़ी में। ये नहीं बोलूँगा मेरी कोई स्पेशल गाड़ी है, आपको लग भी जाएगा। मैं 2-3 चीज़ें ऐसे दिखाऊंगा। हाँ देखो, ईवी गाड़ी लेते हो ना तो उसमें इंजन नहीं मिलता, बिल्कुल, इसमें मिलती है मोटर। इसमें जो मोटर मिली है मैक्सिमम पावर 148 bhp, टॉर्क है उसकी 215 Nm। पहाड़ों पे आप गए, वहाँ का बता दो कैसी फील हुई, प्लेन्स पे कैसी फील होती है, हाईएस्ट स्पीड कितनी टच कर दी, शोर आता है या नहीं आता, और गियर शिफ्टिंग है नहीं तो टॉर्क के बाद पुश कैसा मिलता है, झटके हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, आपके मुंह से आप ही बता दीजिए क्या होता है इसमें। देखो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसमें 3 मोड आते हैं, इको सबसे लोएस्ट, फिर सिटी और फिर स्पोर्ट्स मोड। इसका जो सिटी मोड है, जो मिड वाला है, वही इसका स्पोर्ट्स जैसा लगता है।
झटके वाली जो पुश वाली बात है, अगर आपने सिटी पे प्रेस कर दिया ना अच्छे से, एकदम से आप ऐसे पीछे चले जाते हो। मतलब सिटी पे स्पोर्ट्स मोड सिटी पे ही शुरू हो जाता है, आप ये मान सकते हो। पंजा दबा दिया आराम से, और स्पोर्ट्स में दबा दिया तो ये निकलती है मैक्सिमम। मैंने तो अभी तक इसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए 150 टच किया है। हाँ। 100-120 तक तो आप बता ही नहीं सकते। एक तो हैवी गाड़ी होगी भाई ये, ठीक, ये कुछ चल भी रही है, आपको लगेगा 115-120 वाली स्पीड तो ऐसे चल रही है ये अंदर बैठ रही है, और कैबिन नॉइज भाई नहीं है। जैसे इंजन वाली कार में ना दबना दबाना फील होता है नहीं, जब ज्यादा बंदे बैठे हो, स्लांट हो, पहाड़ हो। हाँ, पहाड़ पे भी भाई पारस ऐसा ही हुआ। आराम से इसका 10% बैटरी रह गई थी जब मैं मनाली पहुंचने वाला था। 45 की इसकी स्पीड मैक्सिमम मिलती है हमें 10% से कम होने के बाद। अच्छा, 10% बैटरी रहेगी तो 45 से ऊपर चला नहीं सकते। हाँ, इतना ही होता है ऑलमोस्ट। मुझे लगा एलिवेशन है, कहीं 45 किलोमीटर की स्पीड ना पकड़े, और एलिवेशन कई जगह ज्यादा था, कई जगह कम था। हाँ। भाई इसने वहां भी 45 की स्पीड आराम से चढ़ाई, और सच में ही भाई ऐसे ऐसे पहाड़ पे भी चढ़ी है ये। मुझे लगता ही नहीं था कि चढ़ पाएगी। ये वो है कि मोटर का एक बटन दबा दिया कि भाई उतना तो चलेगा ही चलेगा, और इसमें कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं है इसमें। ओके, कहने का मतलब स्मूथ है ना मोटर? स्मूथ, बहुत मजा आता है ना? मजा भाई, एक नंबर। मैं ले लूं? ले लो आपकी है ये। अब दूसरा क्वेश्चन आता है भाई, रेंज को लेके सभी उस चक्कर में अब तक वेट कर रहे हैं। 430 किलोमीटर की कंपनी ने बोल दी, कैसी कंडीशन में कैसी रेंज निकली, और एक ओवरऑल कैसी रेंज एक आम आदमी निकाल सकता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर दो प्यार से सबको, ताकि वही क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का सभी के लिए। भाई 55 मैंने छोड़ा, 45 लिया। क्यों? मेरे किसी एक सलाहकार ने मुझे बढ़िया सलाह दी। ईवी गाड़ी में ले रहा हूँ, चार्ज करने के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, फर्क कितना है? फर्क कितना है? 55 में आधा घंटा लेट रुकना पड़ेगा, इसमें आधा घंटा पहले रुकना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हो? समझ गया। 50 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का फर्क है, आधा घंटे में कवर होता है। प्रैक्टिकलिटी है। सही बात। इसमें चार्ज करने के लिए 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा आपको, फुल चार्ज करने के लिए, अगर 100% चार्ज करनी है फास्ट चार्जर पे। ठीक है, उसमें 2 घंटा। ठीक, समझ रहे हो? समझ गया। आधा घंटा लेट, लेकिन आधा घंटा वहाँ कॉम्प्रोमाइज करना ही करना पड़ेगा। मतलब 55 किलोवाट लेते हो तो उसको टाइम ज्यादा देना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन रेंज इससे क्या निकाली? इससे भाई मैंने जो अभी मैक्सिमम निकाली है 385 किलोमीटर। मैं गया था राजस्थान, सालासर की तरफ गया था मैं। ठीक। 385 किलोमीटर मैंने इसकी प्रैक्टिकल रेंज निकाली, जिसमें मेरा एसी ऑन एंड ऑफ रहा है। स्पीड मेरी मेंटेन रही है, क्योंकि वो हाईवे उतना भगाने वाला है नहीं। ठीक है। 100 किलोमीटर ही मान के चलो, 80 से लेके 100 के बीच में ये स्पीड रही। 80 से 100 की एक जनरल स्पीड चलाते हो, इज्जत से कार को मेंटेन करते हो, तो 385 किलोमीटर भाई ने चला दी। अब अगर आप ऐसे नहीं चलाते, आप तो उड़ते हो 120, 140 और कोई परवाह नहीं है हाईवे पे, तब कितनी रेंज निकालती है? तब 300 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का सीधा हटा दो भाई, तब 300 किलोमीटर चलेगी। लेकिन अब सिटी में आ जाओ इसी चीज को लेके, सिटी में बढ़िया माइलेज। सिटी में एक्चुअल में वो है भाई जो इसका मीटर शो कर देगा ना। अगर आपको ईवी गाड़ी को सिर्फ सिटी में चलाना है ना, हाँ, अगर मान लो इसके मीटर पे शो किया क्लस्टर पे 380, सिटी में निकाल दोगे भाई। सिटी में 380 किलोमीटर चल जाएगी। रीजन लेवल 3 लगाओगे, सही बात, ठीक है। इको मोड पे चलाओगे आप, कोई स्पीड नहीं, कोई एकदम से पावर इतनी एकदम कंज्यूम नहीं करना इसको, उतना निकालेगी आराम से। ये तो मैंने हाईवे का बताया जिसमें मैंने 80 से लेके 100 किया है। हाँ। सिटी में तो एक्चुअल में निकालेगी 1% पे। इसका शुरुआत के जो 10% करते हैं ना 100% से नीचे, 1 पे तो 5 किलोमीटर तक निकलता है। 1% पे 5 किलोमीटर, 1% में 5 किलोमीटर। हाँ, लास्ट में आते आते वो हो जाता है 1% पे 3 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर ऐसा। मतलब अगर हम इसकी हाईवे सिटी की अलग माइलेज नहीं बता सकते, कहने का मतलब सिटी में भी 380 किलोमीटर चल रही है, हाईवे पे भी 380 किलोमीटर चल रही है, मैं तो फिर सिटी में ही चलाऊंगा। मुझे क्या परवाह पड़ी है। एक एसी का इस कार में क्या फैक्टर है वो जानना है। मोटर होती है, इतने सारे फीचर होते हैं, बैटरी कंज्यूम करते होंगे, लेकिन जब इसमें इसी मोटर पे एसी का प्रेशर आ जाता है, हाँ, तब आपको क्या लगता है कि इस पे कितना इफेक्ट आ जाता होगा? जब तक एसी प्रॉपर ऑन नहीं होता, सिर्फ फैन ऑन है, हाँ, तो ऑक्सिलरी बैटरी पे चलता है। वो भी बैटरी पे चलता है, ऑक्सिलरी बैटरी, जो कि हेडलैम्प्स वगैरह जलाती है। हाँ हाँ हाँ, अलग बैटरी जो है, ठीक है। जब एसी प्रॉपर ऑन हो जाएगा तो वो गाड़ी की मोटर पे ही चलेगा, ठीक है। तो उसमें इफेक्ट पड़ता है 20 से 25 किलोमीटर तक का, एकदम से रेंज कम हो जाएगी पूरे कॉम्पैक्ट में। हाँ, मतलब 25 किलोमीटर का एसी का इम्पैक्ट आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। बाकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि जो बाकी के फीचर्स है ना कार में, उसके लिए अलग बैटरी है जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होती है, तो बाकी के फीचर्स का इस बैटरी पे कोई इम्पैक्ट है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अब आप एक बार इधर आ जाइए पास में। पहले तो मुझे जानना है इसके टायर साइज और टायर्स
इसकी सेटिस्फेक्शन से, इस डिजाइन से, ये एलॉय है या क्या भी है, इसके बारे में बता दो। ये फिर उसके बाद सस्पेंशन, ब्रेकिंग, ये 3 चीज कवर करनी है। पहले टायर भाई देखो, अगर इसका टायर साइज है वो तो इस पे लिखा हुआ है 215 60 17 इंच में एलॉय व्हील मिलता है, ठीक है। हाँ। चौड़ाई इसकी काफी अच्छी है। अब मेन बात पारस भाई, जो मुझे आपके चैनल पे बात करनी है, इस गाड़ी में दिक्कत क्या है? हाँ। दिक्कत इस गाड़ी में कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मुझे इस वाले फ्रंट एरिया पे, फ्रंट के जो दोनों टायर्स है उसमें है मेन दिक्कत। वो क्या है? सस्पेंशन बहुत जबरदस्त स्मूथ है, कितना ही भगा लो आप। हाँ। भगा के आप किसी चीज से कुदा दो, आराम से निकल जाएगी। एक तो हैवी गाड़ी, आपको आराम से कंफर्ट देगी। कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है, स्टेबल है। हाँ। सस्पेंशन इस तरीके से ट्यून्ड है कि सॉफ्ट है और भारी की वजह से वो सॉफ्टनेस अच्छे से जाती है और स्टेबल भी रहती है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे। लेकिन एक कमी क्या है मुझे नहीं पता, ये क्या है क्या नहीं। मैं अभी टाटा में भी बात कर रहा हूँ इस बारे में। मैं मान लो 80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ। रीजन लेवल 2 लगा हुआ है या तो, हाँ। या फिर 3 लगा हुआ है। मैक्सिमम मेरा 2 ही लगता है, या 1 और 2 पे रखता हूँ, 2 की मानते हैं। जब मैं ब्रेक कर आ गया सामने, हाँ। मैंने 80 की स्पीड, वो ब्रेक मारूंगा अपने मैनुअली। लेवल 2 वाला जो है वो ऑटोमेटिकली वो भी साथ साथ चलता है ब्रेक, ठीक है। ठीक है। 20 की स्पीड आ जाती है ब्रेक कर तक। 20 की स्पीड पे कई बार ये नहीं होता कि स्पीड तो होती है। हाँ, होती है, मोशन तो है। हाँ, मोशन तो है। तो जब ये टायर हवा में होता है ना, हाँ। तो रीजन लेवल 2 की वजह से भी एकदम से रुक जाता है। अब ब्लॉक हो जाता है, और मैंने भी मैनुअली कर दिया। तो जैसे ही ये जमीन पे टच करता है, उसके बाद क्रॉस करने के बाद एकदम से ऐसी आवाज आती है भाई, दोनों टायर टूट गए। ओके, इसमें मेरे को क्या समझ आया, कि जो नॉर्मल ब्रेकिंग लगाते हो तो है ही, और इसमें एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है ब्रेक से बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो वो भी, उसको भी एक्टिवेट कर दिया, वो भी चल रहा है जी। और नॉर्मल ब्रेक भी है। जैसे ही ब्रेकर के बाद या गड्ढे के बाद हवा में टायर आया, वहां टायर ब्लॉक हो गया, रुक गया जी। फिर वो वापस सड़क पे आया तो उसने एक ब्लॉकेज ही क्रिएट किया। वो एकदम से ऐसा हो गया जैसे 2 लोहा टकराता है ना, ऐसे टक। मतलब 1 सेकंड के लिए नया ड्राइवर लगेगा कि मैंने नुकसान कर दिया, गाड़ी टूट गई आगे से। बहुत सही बात है। सबसे गंदा है इस गाड़ी का, ये ड्रॉबैक है ये। इसके अलावा कोई मुझे ये बोल देना इसमें पैनल गैप्स हैं, इसमें ये कमी, मैं सब मैं ले लूंगा, ठीक। ये नहीं ले सकता मैं। अच्छा, वैसे ब्रेकिंग कैसी है? ऑल 4 डिस्क है कि ड्रम और डिस्क है? भाई ऑल 4 डिस्क है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त, मैंने बताया सब बढ़िया वो, ठीक। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। गाड़ी के व्हील बेस के हिसाब से, साइज के हिसाब से उसने कभी डिस्टर्ब किया नहीं। इसका व्हील बेस इतना होने की वजह से इसका कंफर्टेबल बढ़ जाता है, इसमें कंफर्ट बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं तो नेक्सॉन जो है ना, मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी नेक्सॉन की, उसका व्हील बेस इससे थोड़ा सा कम है, ठीक। उसकी वजह से ना वो ऐसा लगता है 120 पे ऐसा थोड़ा सा हिल गई, अटर गई वो चलने में, समझ रहे हो। ये नहीं डरती, ये कुछ मानती ही नहीं, स्पीड को नहीं मानती है। एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन भूल गया मैं पूछना, चार्जिंग बताओ, घर पे कितनी देर में होती है, रास्ते में कितनी देर में होती है, और उसकी कॉस्टिंग क्या आती है? भाई ईवी वालों से लोग डरते हैं, ये मैं बताता हूँ। घर पे चार्ज करोगे 13 से 14 घंटे आराम से, 13-14 घंटे नॉर्मल चार्जर से। नॉर्मल चार्जर, फास्ट वाला नहीं लिया। 3.2 किलोवाट का जो आता है पोर्टेबल चार्जर, उससे 13 से 14 घंटे। मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा और ज्यादा लगा लो, ठीक है। फिर आता है इसके साथ 7.2 किलोवाट वाला जो उन्होंने दे रखा है, वो करता है 5.5 घंटे में चार्ज। लेकिन उसके लिए 3 फेस मीटर चाहिए घर में, वो लोड बढ़वाना पड़ता है। हाँ, 3 फेस मीटर चाहिए। 5 किलोवाट से ज्यादा घर में कनेक्शन होगा तब 3 फेस लगता है, तभी, ठीक है। ये हो गया 2। हाँ। फास्ट चार्जर्स का मैंने बता दिया, 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। अब दिक्कत क्या आती है, जो लोग लेने से पहले डरते हैं ईवी को, वो वही है कि भाई ये चार्जिंग इतना टाइम लगेगा इसमें, तो एकदम से कहीं जाना पड़ जाए तो क्या करें, दूसरी कोई प्राइमरी गाड़ी इसको माने या ना माने। हाँ। भाई सिंपली है, गाड़ी ने कंपनी ने ईजी कर रखा है। 10 से लेके 80% तक ये गाड़ी 40 मिनट में चार्ज हो जाएगी किसी भी फास्ट चार्जर पे। अच्छा, इतना ही यूनिट ले लेगी यार, 80% तक होने में ये चार्ज। हाँ। लगभग आपके फास्ट चार्जर से 400 रुपए लग जाएंगे, आधे घंटे में कर लो। कहीं जाके कहीं से वापस आ जाओ भाई, हरियाणा छोटा सा है। सही सही, मतलब इसमें मैं ये मानता हूँ, मैंने इंडिया ट्रिप भी क्यों निकाला भाई, अब उस पर मैं बात करूँ। हाँ बिल्कुल करिए। इंडिया ट्रिप भी मैंने क्यों निकाला है, सबसे पहले तो मेरे घर वाले डर गए जब मैंने ईवी ली। मैंने बिना बताए ली थी भाई गाड़ी। अच्छा। मेरी आप डिलीवरी वीडियो देखोगे, मैं बिना बताए गया था मेरे एक फ्रेंड के साथ, गाड़ी ले आया था, घर के सामने आके खड़ी कर दी थी। ओके। घर वाले डर गए कि भाई इतने रुपए लगाए हैं तो भाई पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लिया, ठीक है। मैंने लिया ये ईवी का ताकि मैं डेली निकाल, उसको मेरी रनिंग ज्यादा है। सही। अब जो इंडिया ट्रिप है वो मैंने क्यों निकाला अपने पर्सनली, क्योंकि भाई मुझे वही दिखाना है कि ईवी गाड़ी को प्राइमरी गाड़ी आप समझ के चला सकते हो, कोई डरने की जरूरत है नहीं। अभी तक तो जो मैंने अभी तक जितनी इसकी रनिंग करी है, पहाड़ों पे भी, प्लेन्स पे भी, राजस्थान मनाली वगैरह पे, भाई मैं इजीली, सिर्फ ये है कि जहाँ आपका 5 घंटे का सफर है ना, ये आपका 7 घंटे का सफर लेगी बस।
इतना ही तो फर्क है। चार्जिंग करनी पड़ेगी, वहाँ खा लो पी लो रुक के। यही तो है फर्क। कॉस्टिंग मेंशन करो कि घर पे चार्ज करते हैं तब कितने रुपए की पड़ती है, सड़क पे चार्ज करते हैं तब कितनी पड़ती है, तभी तो लेंगे भाई। कॉस्टिंग है घर पे चार्ज करोगे 1 रुपया किलोमीटर है, 1 रुपया किलोमीटर घर की कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। सड़क पे चार्ज कर लो आप, ये फुल चार्ज हो जाएगी आपकी 950 रुपये में। 1000 ही लगाते हैं, 1000 लगा लो, 1000 रुपए में फुल चार्ज हो जाती है। ये 2.5x हो गया शायद फिर। हाँ, 2.5 गुना हो गया ही। यानी कि 1000 रुपए में 380 किलोमीटर चलती है। 380 किलोमीटर, 3 रुपए किलोमीटर की एवरेज है, इतना ही। और उसके बाद हमने इस कार का अगर मैं डीजल वेरिएंट लेता या पेट्रोल लेता, वो कितने का आता? 2-2.5 लाख रुपए का इसका टॉप मॉडल है शायद, इससे कम पड़ता है। नहीं टॉप मॉडल नहीं, ये सेम वाला वेरिएंट, इससे 2 लाख रुपए सस्ता है डीजल वाला शायद। 2 लाख रुपए सस्ता है, फिर ठीक है। 5-6 लाख का ना भाई, 5 भाई मेरे पास जो ग्लेंजा थी ना पारस भाई, उसमें मैंने 50,000 किलोमीटर के आसपास रनिंग कुछ करी थी। मैंने मोटा मोटा हिसाब मैंने कॉपी पे लिख के दिखा था, मैंने 2,80,000 रुपए का तेल फूक दिया था, क्योंकि वो चलती भी थी। ठीक। हाईवे पे भी, सिटी पे भी खड़ी होके भी 1-2 घंटे भी खड़ी रहती थी, समझ रहे हो? गाड़ी चल रही कार में है। तो उस हिसाब से तो गाड़ी बचा के ही रहेगी मुझे। लेकिन मेरे को एक चीज रिपीट कर देता हूँ कि घर वाली चार्जिंग पे 1 रुपया किलोमीटर है इस कार की कॉस्ट, बाहर वाली पे 3 रुपए किलोमीटर मोटा लगाते हैं हम। ठीक जी। इंटीरियर को लेके सीट्स एंड कंफर्ट बता दो कैसा है। आपने बताया आप लंबे लंबे ट्रिप मारते हो, उसमें ड्राइवर का कंफर्ट, ऑल ओवर कार का कंफर्ट, स्पेस, इस टॉपिक को मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दो। भाई ड्राइवर का कंफर्ट A1 है, ठीक है। पैसेंजर्स का 0 0 ही है। अच्छा, मैं ये मानूंगा जो फ्रंट का जो को पैसेंजर बैठता है ना, उसके लिए बढ़िया जबरदस्त। लेकिन अगर आप पीछे वाली सीट्स पे बैठ जाओ, भाई के खुद पैर देख लो आप, नी रूम नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग सकता है अगर आपकी हाइट 6 फुट के आसपास है। हेड रूम, अगर आप अच्छे से चेस्ट को अप करके बैठोगे ना, हेड लगेगा ही लगेगा, हमेशा अप रहती है भाई। तो ऐसा सीन है बस। अब आप ये देखो, अगर सिर्फ इसमें 4 बंदे जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है। अगर गलती से आपने 5वां बैठा लिया ना, तो नहीं है। ठीक। और जो इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, या स्क्रीन में इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, उसमें लैग्स, परेशानियां, उनका बंद होना, झपकना, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया हुआ अभी तक तो, सब बढ़िया चल रहा है इसका। एक इसके ना बूट लीड को लेके ना, ये वाला वो वाला वेरिएंट है क्या? ऐसे कर ना भाई, इससे ऊपर वाला था, वो एम्पावर्ड प्लस था भाई, उसमें बड़ी दिक्कतें आई है ना। हाँ, वो चलता भी नहीं, वो कई बार नहीं चलता। मैंने काफी वीडियो आपकी देखी थी मैंने शायद एक। इसकी बैटरीज गाड़ी के नीचे है, पूरी गाड़ी के नीचे है भाई इसकी बैटरी। ठीक है, ये 500 लीटर का इसका स्पेस हो गया, ये अच्छा खासा है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जी, स्टीयरिंग फीडबैक जाननी है मुझको, इसको दोबारा बंद कर लेंगे। एक तो स्टीयरिंग फीडबैक, और कार को मैनूवर करना सिटी में एज वेल एज हाईवेज पे डिफिकल्ट है या फिर इजी टू मैनेज है? जैसे MG विंस्टर तो बड़ी, विंडसर तो ईवी चलानी आसान है, बच्चा भी चला लेता है। इसको मैनूवर करना बताओ सिटी एज वेल एज हाईवे पे। भाई मैंने बताया ना, इजी टू ड्राइव है ये, इजी टू ड्राइव, फन टू ड्राइव बोल लो आप इस गाड़ी को। बहुत सही, कुछ इसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं है किसी भी गाड़ी से, इवन विंडसर ईवी से बेस्ट चलाने में, कंफर्ट वाइज। उसमें स्पेस ज्यादा है, उसमें स्पेस ज्यादा है, रेंज बड़ी कम है, रेंज कम है, स्पेस ज्यादा है। उसके थोड़े से सस्पेंशंस आपको हार्ड लगेंगे, कुछ नहीं ज्यादा ही लगेंगे, मुझे पर्सनली लगते हैं। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद भाई से कंक्लूजन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जाओ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपकी क्वेरी हो हमें बताओ, हम फ्यूचर में रिसॉल्व करेंगे। इतनी दूर से भाई आए हैं, इनका थैंक यू करो। और भाई से मैं इनका एक चैनल है यूट्यूब पे जी, सचिन रोज RTK, दोबारा पीछे चल के दिखाते हैं। ये चैनल है रोहतक। अच्छा रोहतक, हाँ जी भाई, मेरे को पता नहीं था। सचिन रोज मेरा नाम है, ठीक है। RTK, ये मैंने रोहतक को डिनोट कर रखा है। और ये निकले हुए इंडिया टूर पे जी। अगर आप चाहते हो इनके टूर की हार्श रियलिटी, अनफिल्टर्ड अनबायस्ड रिव्यू इस कार का, या रास्ते में जिन भी लोगों से मिलेंगे उनके जो रिव्यूज लेंगे, तो इनको आपको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि एक रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी हमें भी पता लगे। हमारे चैनल ने तो इनको फॉलो कर लिया है जी। अब इनसे करते हैं कंक्लूजन की बात कि गाड़ी कैसी लगी कैसी नहीं, एक प्रोज एंड कॉन्स का आपसे सार लेते हैं। आ जाओ। हाँ जी। एक हमारा लास्ट में हम सभी से ऐसे बोलते हैं तो सचिन रोज भाई, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात करते हैं कि गाड़ी को लेके सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सभी व्यूवर्स को क्या सलाह दोगे एक कंक्लूजन में प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट के साथ? इस पे पैसा लगाएं या रहने दें?
प्रोज एंड कॉन्स की बात हमने कर ली। वैसे प्रोज इसमें सारे बढ़िया हैं, कॉन्स में मैंने बताया सिर्फ फ्रंट का जो वो ब्रेकिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। और जो इसका सिटिंग कंफर्ट है रियर पैसेंजर्स के लिए, फ्रंट के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। फीचर्स वाइज सबसे बढ़िया। ये तो हो गया इसके प्रोज एंड कॉन्स जो कि मुझे अच्छी लगती है। और भाई रही सुख और दुख की बात, भाई आज तक का मैं सुखी ओनर हूँगा। 1 रुपया किलोमीटर में भाई यहाँ आपके पास में 72 किलोमीटर आया हूँ मैं, 72 रुपए में ही आ गया। सही बात, मैं अपने लोकल से आपके पास ज्यादा पैसे में आया। बिल्कुल ये हो सकता है, मेरा ज्यादा लग गया है। तो भाई एक इंडियन टिपिकल मेंटेलिटी क्या होगी कि पैसे बचाओ, जो मेरे बच्चे रहे भाई। पूंजी लग जाए अलग बात है, लेकिन रनिंग इनकम से खर्चा कम होना चाहिए। जी वो मेरा हुआ है भाई। यार आपका तहे दिल से धन्यवाद है, आपने अनफिल्टर्ड रिव्यू दिया, हमें मजा आया इनके साथ रिव्यू करने में। आप भी चाहते हैं ना अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, शूट करना, हमें व्हाट्सएप पे रीच करें। पेड कंसल्टेशन के लिए भी आपके लिए व्हाट्सएप विंडो ओपन कर दिया, वहाँ भी हमें रीच कर सकते हैं। भाई जी अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर।